हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्जाम बिगनर। देखिए आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके यानी कंप्यूटर की क्लास लेंगे यहाँ पर जो आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की लेटेस्ट वैकेंसी आई थी सुप्रीम कोर्ट के अंडर में। उसमें हम यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है आपके, रीजनिंग है, एप्टीट्यूड है, आपका इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस है, साथ ही में आपके यहाँ पर एक कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो आज कंप्यूटर पर हम अपने यहाँ पहली क्लास लेने वाले, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेकिन उससे पहले जो भी चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि फ्यूचर में जितनी भी क्लासेस यहाँ पे आने वाली है जेसीए को लेकर वो सभी आप तक पहुँचती रहे। आपका यहाँ जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है ये आपका यहाँ पे 25 नंबर का आने वाला है, तो इसके 25 नंबर की वेटेज है इस सब्जेक्ट की, तो इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। आपके सिलेक्शन लेने में बड़ी हेल्प करने वाला है, इसका एक मेन रोल होने वाला है। बेसिकली हम क्या देखते हैं कि जो रीजनिंग होती है, एप्टीट्यूड होता है, जनरल अवेयरनेस होता है, इंग्लिश होता है, ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं हर एग्जाम में। लेकिन जब बात कंप्यूटर की आ रही है तो ये थोड़ा हमारे एसएससी पैटर्न से अलग होता है, हमारे बैंकिंग पैटर्न से अलग होता है। तो इसीलिए अब हम कंप्यूटर पे स्पेशली ध्यान देंगे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो प्रीवियस ईयर भी लेके गए थे, क्वेश्चन में एग्जाम ने पूछे थे और जिनके आने की चांसेस है। तो इसी रिगार्डिंग आज की ये पहली क्लास होगी। आपको वीडियो के एंड तक कब बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर नए हो। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इन विच फॉर्म इज ए डेटा स्टोर इन ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में आंकड़े किस रूप में एकत्रित किए जाते हैं ये पूछा गया है। तो कंप्यूटर में हमेशा जो आपका डेटा स्टोर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है आपका, और बाइनरी फॉर्म में जब यहाँ होता है तो उसको भी 2 टर्म में किया जाता है, 0 और 1। ये 2 डिजिट टर्म होती है जिसमें आपका डेटा सेव होता है। इसमें बाइनरी, इनको बाइनरी भी रेफर किया जाता है और इनको बिट भी बोला जाता है। और जो बिट होती है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंप्यूटर की, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मेमोरी की, ये आपकी कौन सी होती है, बिट होती है। तो अगर क्वेश्चन में आता है, एग्जाम में आता है कब कि इन विच फॉर्म इज ए डेटा स्टोर इन कंप्यूटर, तो आप वहाँ पे मार्क करके आओगे बाइनरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी यू कैन शो द शॉर्टकट मेनू ड्यूरिंग द स्लाइड शो। यानी पीपीटी में जो आप स्लाइड शो चल रहा होता है उस दौरान अगर आप शॉर्टकट मेनू को ओपन करना चाहते हो तो वो आप कौन से बटन के थ्रू देखते हैं ये पूछा गया है। इसमें ऑप्शन दिया है आपका, क्लिकिंग द शॉर्टकट बटन ऑन द फॉर्मेटिंग टूल बार, राइट क्लिकिंग ऑन द करंट स्लाइड, क्लिकिंग आइकन ऑन द करंट स्लाइड और नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक करके जो आपकी स्लाइड बार चल रही होती है उसमें 2 बटन होते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे माउस का पिक्चर लिया हुआ है, ये आपका फर्स्ट बटन है और आपका ये सेकंड बटन है। जो फर्स्ट आपका बटन है, आप फर्स्ट बटन को ओके करने के लिए या सिलेक्ट करने के लिए प्रेस करते हैं, और कब आपको ऑप्शन खोलने होते हैं तो आप यहाँ पर सेकंड यानी राइट क्लिक बटन को क्लिक करके आप यहाँ से सारे मेन्यू बार ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए स्मॉल टेक्स्ट फाइल क्रिएटेड बाय द वेबसाइट दैट इज स्टोर इनटू द यूजर कंप्यूटर टेम्परेली फॉर द सेशन इज कॉल्ड। यानी कोई भी आप अगर वेबसाइट ओपन की हुई है आपने, उस वेबसाइट के दौरान अगर आपसे कोई भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेव करने के लिए बोलता है जो कि टेम्परेली होती है, तो वो जो आप मेमोरी सेव करते हो यानी जो फाइल का डेटा आप सेव करते हो वो क्या कहलाता है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो वो अक्सर आपने देखा होगा जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो कुछ ना एक पॉपअप सा आता है कि जो आपको नीचे कंफर्मेशन के लिए बोलता है कि इस फाइल में कुकीज़ यूज़ की जा रही है, इस चीज़ के लिए आप एक्सेप्ट करें। तब आप एक्सेप्ट करते हो तो ये आप अप एंड डाउन स्क्रॉल कर पाते हो वेबसाइट पेज को। तो वो क्या होती है, वो होती है आपकी कुकी, जो कि एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, कंप्यूटर में सेव की जाती है। एक वेबसाइट यानी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन होती है, वो होती है आपकी कुकी। ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इन टर्म ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग में संदर्भ में एफटीपी की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया। तो देखिए कंप्यूटर की जो एफटीपी होता है ये होता है आपका फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये आपका स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड टर्म्स है आपकी। इसमें क्या है कि आप कंप्यूटर से इंटरनेट पर जब कोई भी डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो इसी प्रोटोकॉल के थ्रू होता है, वो होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। यानी कंप्यूटर से इंटरनेट पर शेयर करने वाले डेटा जो बेस होता है उसको हम एफटीपी बोलते हैं, यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एफटीपी इन टर्म्स ऑफ द कंप्यूटर एप्लीकेशंस। यानी कंप्यूटर का जब हम यूज़ करते हैं उसमें एफटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यहाँ पर जो आपकी एफटीपी है वो स्टैंड करती है आपकी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पे। अभी जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है ये आपकी एक स्टैंडर्ड टर्म्स है
किस में, ये आपके स्टैंडर्ड टर्म्स जो है वो आपका जब डेटा आप यहाँ पर कंप्यूटर से जब आप कोई डेटा ट्रांसफ़र करते हो इंटरनेट पर, यानी कोई डेटा आप अपलोड करते हो या सेंड करते हो, तो वो कौन सी टर्म्स में किया जाता है, वो किया जाता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल टर्म्स के अंडर, जो कि एक स्टैंडर्ड टर्म है। तो यानी यहाँ पर बात क्या बनेगी, FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और ये एक स्टैंडर्ड टर्म है इंटरनेट पे डेटा सेव करने की कंप्यूटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, वंस एन ईमेल हैज़ बीन सेंट इट मूव फ्रॉम फोल्डर टू द फोल्डर, यानी जब आप कोई मेल सेंड करते हो तो वो कहाँ से कहाँ जाता है ये पूछा गया है, कहाँ से वो कहाँ जाता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए, क्या वो आउटबॉक्स से सेंड जाता है, या इनबॉक्स से आउटबॉक्स जाता है, या इनबॉक्स से सेंड जाता है, या आउटबॉक्स से इनबॉक्स जाता है। आप प्रैक्टिकली देखो, जब आप कोई एक मेल लिखते हो, उस मेल को लिखने के बाद यहाँ पर उसका सब्जेक्ट और उसका टाइटल आने के बाद यहाँ आपका मेल आ जाता है। जब आप उसको सेंड करने जाते हो तो वो सबसे पहले तो जाता है आपके यहाँ पर आउटबॉक्स में, उसके बाद वो जाता है आपके सेंट फोल्डर में। तो यानी जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड देयर इज अ फीचर कॉल्ड ए गटर मार्जिन, व्हाट इज द फीचर ऑफ यूज्ड। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक फीचर होता है जिसका नाम होता है गटर मार्जिन। ये गटर मार्जिन जो एक फीचर है, यहाँ पूछा गया है कि इसका यूज़ कहाँ होता है, किस लिए दिया होता है, क्यों दिया होता है, ये पूछा गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिया आपको, इम्प्रूव द क्लियरिटी ग्राफिक्स एंड इमेज, गिव द परमिशन फॉर द बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, इम्प्रूव द क्लियरिटी ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट, या फैसिलिटेट द इंसर्शन ऑफ द पेज नंबर। आपको इन 4 में से कोई एक सिलेक्ट करना है जो सही है, वो पूछा गया है। तो जो गटर मार्जिन होता है, मैं अगर आपको बताऊँ तो देखिए यहाँ आप देख पा रहे हो, आप क्या देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि पेज सेटअप देख पा रहे हो। जो गटर मार्जिन है उसका मेनली जो काम होता है वो एक पेज सेटअप का होता है, एक सही से बाइंडिंग देना, एक सही से, देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है गटर। तो यहाँ पर ये आपका पेज एडजस्टमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, एक तरह से साइड लेआउट, साइड पेज का बाइंडिंग, बॉर्डर से, इन सब के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गिविंग ए परमिशन फॉर द बेटर डॉक्यूमेंट बाइंडिंग, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी, बेहतर दस्तावेज बाध्यकारी के लिए प्रावधान देना। बीच में रोक के मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इस समय हमारे जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए एक पेड बैच चल रहा है जहाँ पर सारा कंप्लीट पैकेज आपको मिल रहा है। इसमें हम आपके जनरल अवेयरनेस कवर करा रहे हैं, जनरल नॉलेज कवर करा रहे हैं, आपका जनरल एप्टीट्यूड और कंप्यूटर के क्वेश्चंस आप देख ही रहे हो कितने अच्छी क्वालिटी के हमने इस समय मेंशन किए, जो हम समय आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। इसी तरह के ये इससे भी और अच्छे और इसी तरह से रिलेटेड क्वेश्चन हम पूरे डिटेल वाइज अपने इस पेड बैच में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह की अभी यूट्यूब क्लासेस आपकी रिविजन की चल रही है, इस तरह क्लासेस आपको मिलती रहेगी, और सभी सब्जेक्ट्स के आपको यहाँ पे हम ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे डिटेल में, और साथ में PDF नोट्स देंगे, चाहे वो कंप्यूटर के हो, जनरल अवेयरनेस के हो, या आपके यहाँ पे इंग्लिश के हो। इन पे बेस हम आपको इंपॉर्टेंट MCQs देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले होंगे, और लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर देंगे जो कि आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज में बड़ा ही मेन रोल प्ले करने वाला है। देन इन पर सब पे बेस हम आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट देंगे, 40 प्रैक्टिस सेट हमने यहाँ पे मेंशन किया, और 5 हम लास्ट में आपको फुल लेंथ पेपर देंगे बना के, ताकि आपको पता लग सके कि एटलीस्ट आपका पेपर आने वाला कैसा है और कैसा उसमें क्वेश्चंस होंगे, ताकि आप उसमें एक अच्छे से अपना माइंडसेट तैयार कर सको। तो ये सारा पैकेज हमारा जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम का कंप्लीट पैकेज है, ये बैच हमारे समय लाइव है। ये इस बैच हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये अवेलेबल है, और इसमें काफ़ी बच्चे इसमें इनरोल कर चुके हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये जो आपका बैच अवेलेबल होगा ये टेलीग्राम एप्लीकेशन पे अवेलेबल होगा, PDF फॉर्मेट में आपका सारा डेटा रहने वाला है। अगर आपको जो ज़्यादा डिटेल में जानना है तो आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर एट द सेम टाइम, यानी एक समय में कंप्यूटर में कितने ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकते हैं, ये पूछा गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैं मार्क कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपके यानी OS होता है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में विंडो होता है, लिनक्स होता है, मैक होता है, कई सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। तो वो पूछा है कि यहाँ पर एग्जामिनर कि एक टाइम में कितने रन कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो देखिए वन टाइम में सिर्फ आप एक ही को परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म नहीं किए जा सकते, सिर्फ मल्टीपल एप्लीकेशंस परफॉर्म की जा सकती है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स यहाँ पर परफॉर्म किए जा सकते हैं। लेकिन जब बात आती है OS की, तो OS एक टाइम में एक ही आप परफॉर्म कर सकते हो, मल्टीपल नहीं कर सकते। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर द सेंटर अलाइनमेंट
ऑफ ए लाइन और टेक्स्ट इन MS ऑफिस, यानी MS ऑफिस में आपको अगर किसी भी स्टेटमेंट में आपको सेंटर अलाइनमेंट लेकर आना है किसी पैराग्राफ में, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की अप्लाई करोगे, ये पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो कैसा अलाइनमेंट होता है एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये एक टेक्स्ट है, यहाँ पर एक पैराग्राफ है, इसको सेंटर अलाइनमेंट किया जा रहा है और आप यहाँ पर ये फीचर देख सकते हैं। इस तरह के सेंटर अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है MS ऑफिस में, अगर आपने देखे होंगे तो ये आपका डॉक खुला हुआ है और डॉक में आपके 1 2 3 4 इस तरह की यहाँ पर ये सिंबल्स होते हैं। जो बीच वाला जो बटन होता है, इसमें जो बीच वाला ऑप्शन होता है वो होता है आपका यहाँ पर सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए। तो इसके लिए आप कौन सा की अप्लाई करोगे ताकि यहाँ पर ये ऊपर वाला टूल बॉक्स ओपन हो जाए और पूरा पैराग्राफ पर सेंटर अलाइनमेंट वाला फीचर अप्लाई हो जाए। तो वो होता है आपका यहाँ पर Ctrl+E, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे, व्हाट डज NIU स्टैंड फॉर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी NIU की फुल फॉर्म क्या है ये पूछा है। 4 ऑप्शन दिया आपको, इन 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट फॉर्म है वो आपको बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर वो है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, यानी NIU स्टैंड करता है आपके यहाँ पर नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। अभी नेटवर्क इंटरफेस यूनिट क्या होता है, ये एक तरह की डिवाइस होती है, एक हाईली इक्विप्ड तरह से वो बोल सकते हो आप, यहाँ पर मॉडेम होता है जो मल्टीपल कनेक्शंस को निकालता है यहाँ सर, जो एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइन को ट्रांसमिट करता है सिग्नल को, और वो जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके रेजिडेंशियल एरिया में जाते हैं। यानी आप कह सकते हो कि मल्टीपल कनेक्शंस ट्रांसमिट करने के लिए डिवाइस का यूज़ किया जाता है NIUC का। तो यहाँ पर ये आपके फॉर एग्जांपल जो आपके घरों में फाइबर ऑप्टिक की लाइन आई होती है, वाईफाई कनेक्शंस आए होते हैं, तो वो जो आपके इंटरनेट प्रोवाइडर आपके लोकल में होते हैं वो इस NIUC यूनिट को यानी डिवाइस को यूज़ करते हैं। इसी से आपके घरों में मल्टीपल कनेक्शंस पहुँचते हैं। ये कैसी दिखती है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का लुक होता है आपका यहाँ पर NIU का जो नेटवर्क इंटरफेस यूनिट होती है। यहीं से आपके मल्टीपल कनेक्शंस निकलते हैं जो सभी घरों तक पहुँचते हैं, और इस जो डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो मेनली आपके यहाँ पर इंटरनेट प्रोवाइडर यूज़ करते हैं मल्टीपल कनेक्शंस ट्रांसमिट करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द OPC, यानी OPC की फुल फॉर्म पूछी गई है। OPC की फुल फॉर्म क्या होती है। अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, इन 4 ऑप्शन में से आपको एक करेक्ट चूज़ करना है। ऑप्टिकल कोड रीडिंग नहीं, ये भी नहीं होता। ऑप्टिकल प्रोग्राम काउंटर, ये भी नहीं होता। ऑपरेटिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये भी नहीं होता। ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन, यस यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही है, ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। अब OPC होता क्या है मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए OPC क्या होता है, OPC एक तरह की इंटरफेस है जो ये एक ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इंटरफेस है। ये आपकी मेनली जो आपका विंडो होती है, यानी कंप्यूटर होता है आपका, जो विंडो डिवाइसेस होती है, उन विंडो डिवाइसेस से इंडस्ट्रियल जो आपकी एरिया होता है या इंडस्ट्रियल जो प्लांट होते हैं उसमें जो आप कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। आपको पता है कि आजकल हर जगह कंप्यूटर मशीन यूज़ की जाती है। तो जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ में कंप्यूटर डिवाइसेस यूज़ की जाती है, उन कंप्यूटर डिवाइसेस से जो सिग्नल ट्रांसमिट किए जाते हैं आपके मशीन्स को, हार्डवेयर्स मशीन्स को, ऑपरेटिंग मशीन्स को, तो जो कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, जो कंप्यूटर से ऑपरेट होने वाली मशीनें होती है, जो मशीनें कंप्यूटर से ऑपरेट होती है, उनको जो सिग्नल ट्रांसमिट किया जाता है वो कौन से इंटरफेस पे किया जाता है, वो OPC के इंटरफेस पे किया जाता है, जिसको बोलते हैं हम ओपन प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन। तो आई होप कि आपको इस समझ में आया होगा कि OPC एटलीस्ट होती क्या है, कहाँ ये स्टैंड करती है। इन कंप्यूटर से मशीन्स को जो सिग्नल भेजे जाते हैं वो OPC के थ्रू ही भेजे जाते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर D। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज टू रिजोल्व द डिफरेंट बिटवीन CPU एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस, यानी यहाँ मेनली आपसे पूछ रहा है कि वो कौन से कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के जो कंप्यूटर को किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं, किसी एक्सटर्नल डिवाइस से कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं। वो कौन से कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर की, ये पूछा गया है। देखिए इसी के बारे में तो अब हम ही पढ़ रहे थे। हमने अभी जो पिछले क्वेश्चन में OPC देखा, यहाँ पर ओपन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म OPC हमने देखा, वो भी क्या था आपका एक तरह का कंपोनेंट ही तो था जो कंप्यूटर का हेल्प कर रहा था दूसरी डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में, यानी मशीनरी से। एक हमने पढ़ा था अभी फाइल प्रोटोकॉल ट्रांसमिट, जो अभी हमने रिसेंटली अभी पिछले क्वेश्चंस में देखा था, FTP फाइल प्रोटोकॉल ट्रांसफर। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये एक तरह के इंटरफेस है, यानी ये क्या है, इंटरफेस यूनिट है। यानी जो इस क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कंप्यूटर को अदर एक्सटर्नल डिवाइसेस से कम्युनिकेट करने में यूज़ करता है, वो कौन सा कंपोनेंट है कंप्यूटर का, वो है आपका इंटरफेस यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर C।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द मॉडम। मॉडम जो आपके घर में वाईफाई सिग्नल्स को घर के अंदर ट्रांसमिट करने में यूज़ किया जाता है, सिग्नल्स को बूस्ट करने में यूज़ किया जाता है, वो होता है आपका वाईफाई मॉडम। और उसके बारे में कौन सी यहाँ स्टेटमेंट सही है पूछा गया, 4 स्टेटमेंट दिए गए, 1 बाय 1 पढ़ते हैं, जो सा भी सही होगा हम उस पर रुक जाएंगे। तो मॉडम इज ए डिवाइस दैट द मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द कैरियर वेव्स यानी सिग्नल्स को विद डिजिटल इन्फॉर्मेशन, यानी इंटरनेट पर डिजिटल इन्फॉर्मेशन से की जाती है, टू द ट्रांसमिट द डेटा। यस, ये बिल्कुल बात सही है। यहाँ पर modem is a device that the modulate and demodulate the carrier waves with the digital information to the transmit data। यानी मॉडम एक तरह का उपकरण है जो डेटा संचारित करने के लिए डिजिटल जानकारी के साथ वाहक तरंगों को मॉड्यूलेट और डिमोडुलेट करता है। बिल्कुल सही बात है। अब ऑप्शन नंबर 2 क्या, मॉडम आर द मेजर इन द टर्म्स ऑफ द स्पीड बाय द अमाउंट ऑफ द डेटा दे कैन बी सेंड इन द गिवन द यूनिट टाइम, फॉर एग्जाम्पल बिट्स पर सेकेंड। नहीं, ये गलत बात है। A modem share the internet connection with the multiple devices by dispatching the packets of the information। यहाँ पे नहीं, वो शेयर तो करता है मल्टीपल डिवाइस के साथ, लेकिन पैकेट्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं, वो एक साथ बंडल में देता है, तो ये भी यहाँ पे मैच नहीं करता। द मॉडम इज ए कम्युनिकेट विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये भी बिल्कुल गलत है। वो तो एक सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, बूस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो करेक्ट है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन ए कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंटरप्रेटर इज यूज एज ए ट्रांसलेटर फॉर। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक इंटरप्रेटर होता है, उसको जो ट्रांसलेट करने के लिए उपयोग किया जाता है, वो किस तरह की ट्रांसलेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है लो लैंग्वेज के लिए या हाई लैंग्वेज के लिए या कोबोल के लिए या नन ऑफ दीज। तो वो अक्सर यहाँ पर हाई लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय भाषा के लिए। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए इस तरह का हमने एक पहला भी क्वेश्चन देखा था और ये भी इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉइड, ये सी भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियोस ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरफॉक्स ये नहीं है क्योंकि एक ब्राउजर है, iOS ये भी आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका यहाँ पर फायरफॉक्स। क्या कहा है कि कौन सा इनमें से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो फायरफॉक्स नहीं है क्योंकि फायरफॉक्स अपने आप में एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ए सर्च इंजन। सर्च इंजन कौन सा नहीं है इनमें से, ये पूछा गया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं इसको, इस तरह के क्वेश्चन आ गए आपको। तो गूगल वो एक सर्च इंजन है, क्रोम ये एक ब्राउज़र है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है। तो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पर क्रोम, क्योंकि क्रोम अपने आप में एक ब्राउज़र है। क्वेश्चन में नेक्स्ट है, विच फीचर ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट द होल वर्कशीट इफ़ एनी चेंज इज़ मेड इन ए सिंगल सेल। यानी जब आप यहाँ पर MS ऑफिस के वर्कशीट में काम कर रहे होते हो और अगर उसमें कोई चेंज आता है तो वो कंप्यूटर को कैसे पता लगता है, वो कंप्यूटर उसे कैसे कैलकुलेट कर लेता है, वो कैलकुलेट करने की जो प्रक्रिया है यानी वो जो फीचर है वो क्या कहलाता है, उसके लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, फॉर्मेटिंग, ऑटो कैलकुलेशन, ऑटो करेक्ट या फंक्शन। तो ये आपको इसमें से सही बताना है, तो वो होता है आपका ऑब्वियसली ऑटो कैलकुलेशन। ऑटो कैलकुलेशन फीचर के थ्रू, जो कि कंप्यूटर का इनबिल्ट फीचर होता है, ये जैसे ही आप उसके अंदर जो भी चेंज करते हो वो अपने आप सारा एनालिस कर लेता है और इस चीज़ को सेव कर लेता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CMOS which is the computer chip responsible for storing the setting of a computer system। यानी देखिए कंप्यूटर के अंदर एक CMOS नाम से चिप होती है जिसकी जो काम होता है वो होता है सेटिंग्स को स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर। अब ये पूछा है कि उस CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है, ये इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए, उन 4 में से हमें एक सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर पे लेके चलता हूँ। उसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्या होती है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये होती है आपकी यहाँ पर CMOS, ये कंप्यूटर के मदर मोड में होती है और यहाँ पर इसका जो काम होता है वो जो सेटिंग्स होती है कंप्यूटर की उन सबको स्टोर करना होता है। तो ये है आपका करेक्ट आंसर CMOS। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, नेम द मेमोरी दैट एक्ट्स बिटवीन द मेन मेमोरी एंड द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यानी उस मेमोरी का नाम बताना है आपको जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के और मुख्य मेमोरी के बीच में काम करती है, उनको कोऑर्डिनेट करने का। वो कौन सी मेमोरी होती है, तो वो आपने अक्सर सुना होगा, वो होती है कैच मेमोरी, जो कि आपने अक्सर देखा होगा। कैच मेमोरी को क्लियर कर दीजिए ब्राउजर में जाकर। वो क्या करती है, आपकी मेन मेमोरी को और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मेमोरी को आपस में लिंक करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट है आज की क्लास का। व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू सिलेक्ट ऑल द कंटेंट्स इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी सारा कंटेंट को सिलेक्ट करना हो एक बार में, वो कौन सी शॉर्टकट की है, इसके बारे में पूछा गया है। अब देखिए कंप्यूटर के अंदर जब मेनली आप कोई काम करते हो तो आपने अक्सर एक कॉमन सी की होती है कंट्रोल, जो आपके यहाँ पर वी होती है वो पेस्ट करने के लिए होती है, कंट्रोल जो सी होती है वो आपकी कॉपी करने के लिए होती है, कंट्रोल जो होती है आपकी वो अंडू करने के लिए होती है यहाँ पर, या आपकी पेस्ट करने के लिए होती है कौन सी वाली कंट्रोल वी, और जो आपकी होती है आपकी कॉपी के लिए होती है। अब जो बची आपकी कंट्रोल है ये सेलेक्ट करने के लिए होती है, एक बार के में सभी कुछ यानी ऑल सब कुछ सेलेक्ट करने के लिए होती है, जो कि यहाँ पे पूछा गया है सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कंट्रोल प्लस ए। सो ये था आज का सेशन जो कि आपके जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के लिए पोस्ट के लिए था। यहाँ पर 25 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, उसके रिगार्डिंग हमने आज आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कवर कराए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के एग्जाम में आने हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर हमें बताएं और व्हाट्सअप और टेलीग्राम से हमारे जुड़े, ताकि आपको वहाँ पे डेली करंट अफेयर और एग्जाम से रिलेटेड सारी अपडेट्स आप तक मिलती रहे। बैच में ज्वाइन होने के लिए आप हमें इस व्हाट्सअप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट अपडेट में, तब तक का टिल देन बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर देगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो बेल आइकन के साथ साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।